दोस्तों यूपीपीसीएस और आरओएआरओ समीक्षा अधिकारी का दृष्टि पब्लिकेशन का प्रतिशत नंबर आज हम 17 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 16 प्रतिशत अच्छे से डिटेल वाइज समझ लिए हैं और सभी प्लेलिस्ट में हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर के देख सकते हो। देखो इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जीएस के डेली, ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम से संबंधित। अब हम इसमें पहले क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। देखो इसमें अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है। जो अशोक के 14 शिलालेख हैं उसमें से इस क्वेश्चन में दूसरे शिलालेख के बारे में पूछा है, उसमें किसका उल्लेख नहीं है। चोल, सातवाहन, पांड्य या सत्यपुत्र। देखो दूसरे शिलालेख के बारे में बताऊं मैं आपको, उसमें 4 राजवंशों यानी शासक जो हुए हैं राजवंशों के, उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। जैसे एक है चेर वंश की बात की गई है, एक चोल, एक पांड्य और एक सत्यपुत्र। और इसके अलावा देखा जाए तो श्रीलंका का भी उल्लेख मिलता है दूसरे शिलालेख में, लेकिन इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ है सातवाहन का इसमें उल्लेख कहीं भी नहीं है। और देखो श्रीलंका में जो इसमें उल्लेख है श्रीलंका के नाम से नहीं है इसमें, तो श्रीलंका का इसमें उल्लेख है ताम्रपर्णी, ठीक है, ताम्रपर्णी नाम से ये श्रीलंका का उल्लेख है। इसमें श्रीलंका को इसमें ताम्रपर्णी नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है, याद रखना। और अशोक के द्वारा इसमें पशु और मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में भी कहा गया है। जैसे आपने 14 शिलालेख पढ़े होंगे तो संक्षेप में बता देता हूँ, 1 मिनट लूँगा आपकी। जैसे देखो पहला शिलालेख कहता है अशोक का, उसमें उसने 3 बातें कही हैं। पहली बात में उसने जनता को अपनी संतान बताया है। दूसरी बात में उसने पशु बलि को प्रतिबंधित किया है। तीसरी बात कहता है उसमें एक हिरण और मोर को मार करके पकाने की प्रथा को प्रतिबंधित करने के बारे में, ठीक है। तो ये तो कहता है वो पहले शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में उसने जनता के लिए जो ये क्वेश्चन में पूछा है, जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में कहा है, और ये मानव एवं पशु चिकित्सा का प्रबंध भी कहा है। और ये 4 वंश और श्रीलंका का उल्लेख भी दूसरे शिलालेख में किया है उसने। और देखो तीसरे शिलालेख में उसने ब्राह्मणों को सम्मान और महामाद्यों की नियुक्ति के बारे में कहा है, माता पिता की देखभाल और अल्पव्यय की शिक्षा के बारे में भी कहा है। चौथे शिलालेख में उसने कहा है अहिंसा का पालन करने के लिए और मित्रों और संबंधियों के साथ दुर्व्यवहार न करने के लिए भी कहा है। और देखो 5वां जो शिलालेख है उसने जो 14वें वर्ष में धर्माद्यों की नियुक्ति के बारे में बताया है, उसमें धर्म का प्रचार के बारे में भी, ठीक है। और 6ठा जो शिलालेख है उसमें वो कहता है, 6वां शिलालेख काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अशोक का, कि मैं चाहे कैसी भी स्थिति में रहूँ, चाहे कहीं भी रहूँ, मुझे जनता से संबंधित कोई भी जानकारी हो तुरंत मिलनी चाहिए। मैं जनता के लिए कार्य करूंगा और यह मेरा पहला कर्तव्य होगा, ये 6ठे शिलालेख में कहा है। और देखो 7वां शिलालेख जो है अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है, पूछा जा सकता है अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है, तो 7वां है, याद रखना। इसमें उसने मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण के बारे में कहा है। और देखो 8वां शिलालेख भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8वें शिलालेख में सम्राट ने देखा जाए तो जो निवास स्थल है उसको त्याग करके बिहार यात्रा को करने के बारे में बात कहा है। नहीं, बिहार यात्रा को त्याग करके अब धम्म यात्रा करने के बारे में कहा है उसने, ठीक है। बिहार तो निवास स्थल को ही कहा जाता है। और देखो 9वें में कहता है वो जन्म, विवाह, मृत्यु, फिर यात्रा के बाद जो आयोजन किए जाते हैं उसमें 9वें में उसने उसकी निंदा की है, ठीक है। और 10वें में भी कहा है ख्याति और गौरव की निंदा की है उसने, ठीक है। 10वें में धर्म नीतियों का पालन करने के बारे में कहा है। और देखो 11वां शिलालेख जो है उसने उसमें अपनी विजयों के बारे में उल्लेख किया है। 12वें शिलालेख में उसने धर्मों एवं संप्रदायों को सम्मान देने के बारे में बात कही है। 13वां शिलालेख उसका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसने 261 बीसी में जो कलिंग का युद्ध लड़ा था उसके बारे में कहा है उसने, ठीक है, 13वें शिलालेख में। और देखो 14वें शिलालेख में उसने धार्मिक जीवन को जीने के बारे में कहा है, ठीक है। तो ये अशोक के 14 शिलालेख मैंने संक्षेप में बता दिया, इनको रट लेना, पूछा ही जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण की उत्पत्ति किससे हुई है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण की उत्पत्ति किससे हुई है। सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आस्था से या सार्वभौमिक आत्मा से। जैन धर्म के अनुसार पूछा है इसमें सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई है या पालन पोषण की, बताइए। तो देखो जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो सृष्टि की रचना, पालन पोषण, उत्पत्ति ये जो हुई है ना, ये सार्वभौमिक सत्य से हुई है। किससे? सार्वभौमिक सत्य से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
और देखो संसार वास्तविक है इसके अनुसार, किंतु इसकी सृष्टि का जो कारण है ईश्वर नहीं है, ये भी कहा है इसने। संसार वास्तविक भले ही है किंतु इसकी सृष्टि का जो कारण है ईश्वर नहीं है। और यह संसार अनादिकाल से ही विद्यमान है और इसका अस्तित्व शाश्वत है। ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, जैन दर्शन के अनुसार जो सृष्टि की रचना बताई है सार्वभौमिक सत्य से बताई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय राज्य चोल साम्राज्य की विशेषता नहीं है? चोल साम्राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? पहला है इसमें, चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ क्रमशः राज्य, मंडल, बलनाडु तथा कोट्टम में विभक्त थीं। दोबारा देख लो, चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ राज्य, मंडल, बलनाडु, नाडु तथा कोट्टम में विभक्त थीं। बताइए। देखो पहला ये सही होगा, क्योंकि जो चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ थीं राज्य, मंडल, बलनाडु, नाडु और कोट्टम में विभक्त थीं, तो पहला सही है। दूसरा है, राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों का उच्च वर्ग पेरुंदनम कहलाता था। पेरुंदनम कहलाता था। चोल साम्राज्य में अधिकारियों का उच्च वर्ग पेरुंदनम कहलाता था, तो देखो ये भी सही है इसमें। तीसरा है इसमें, साम्राज्य की प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी तथा यह 9 सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। और तीसरा देखो इसमें कि साम्राज्य की प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी और यह 9 सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध थी। यानी साम्राज्य की प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी तथा यह 9 सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, जो चोल साम्राज्य था। तो देखो ये तीनों ही सही हैं, इसमें से कोई सा भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें यह पूछा था कौन सा गलत है, ठीक है, याद रखना। और देखो ऐसा भी कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी जो थी चोलों के जो मजबूत नौसेना थी उसकी वजह से झील बन गई थी। यानी चोलों की नौसेना इतनी शक्तिशाली थी जो बंगाल में चलती थी, उनके जो बेड़े हुआ करते थे तो उसकी वजह से झील बन गई थी ये, ठीक है। और देखो राजेंद्र प्रथम हुआ था इसका चोलों का प्रमुख शासक, जिसने श्रीलंका को भी जीत लिया था और इन चोलों का अधिकार जावा सुमात्रा तक भी हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी फेमस हैं ये। आगे देखते हैं अब, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बाद के निर्णय में लैंगिक पहचान के स्वनिर्धारण के अधिकार को मान्यता प्रदान की। इस निर्णय के पश्चात ट्रांसजेंडर निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार यानी अधिकारों के लिए प्राधिकृत हैं? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ता हूँ। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम शॉर्ट में नालसा कहते हैं, नालसा का मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। इसके बाद के निर्णय में यानी नालसा बाद के निर्णय में लैंगिक पहचान के स्वनिर्धारण के अधिकार को मान्यता प्रदान की है। और इस निर्णय के पश्चात ट्रांसजेंडर निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों के लिए अधिकृत यानी ट्रांसजेंडरों को कौन से अधिकार मिल चुके हैं? देखो आर्टिकल जो 14 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल ये सभी, बताइए। देखो इसमें बता दूं मैं आपको कि नालसा बाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद देखा जाए तो ट्रांसजेंडर जो भारतीय हैं उनके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में जो अधिकार दिए हुए हैं वो प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। देखो इन आर्टिकलों के बारे में बता दूं, जैसे आर्टिकल 14 है, इसमें दिया हुआ है विधि के समक्ष समानता के बारे में, समानता का अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकारों में। और ये आर्टिकल जो 15 है ये भी समानता के अधिकारों में है और इसमें उल्लेख है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल जो 16 है इसमें जो लोक नियोजन में अवसर की जो समानता है उसके बारे में प्रावधान है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ट्रांसजेंडरों के लिए। देखो आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एक वर्ड है ट्रांसजेंडर और एक है थर्ड जेंडर,
ठीक है, इनमें फ़र्क क्या होता है, दोनों एक नहीं है, याद रखना, थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर। देखो थर्ड जेंडर तो उसे कहेंगे मेल और फीमेल से अलग जो तीसरा जेंडर होता है उसे थर्ड जेंडर कहते हैं। लेकिन जो ट्रांसजेंडर होता है उसे हम वो कहेंगे कि जन्म के टाइम में तो उसका लिंग कुछ और था, लेकिन बाद में उसने परिवर्तित करा लिया, यानी बाद में कुछ और लिंग हो गया। जैसे जन्म के टाइम अगर कोई पुरुष है, बाद में वो महिला बन जाए तो वो ट्रांसजेंडर कहलाएगा। अगर वो जन्म के टाइम में महिला है, बाद में पुरुष बन जाए तो वो ट्रांसजेंडर कहलाएगा। याद रखना, ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर दोनों अलग हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है? मूल कर्तव्यों के बारे में उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो 51 ए में दिया हुआ है मूल कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, तो ये पूछा है इसमें से कौन सा नहीं है। देखो इसमें पहला है लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इन चारों में से बताओ कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखो मूल कर्तव्यों के बारे में पॉइंट अच्छे से समझना। ये आर्टिकल संविधान के भाग 4 ए में दिए हुए हैं। आर्टिकल है 51 ए। ठीक है, इन्हें जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। जो मूल संविधान था उसमें इनका उल्लेख नहीं था, इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इनका जो विचार है रूस से लिया गया है। ठीक है, याद रखना। और जब ये जोड़े गए थे उस टाइम ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में कुल 11 हैं। जो 11वां जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसके द्वारा जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता और अभिभावकों को शिक्षा का प्रबंध करना उनका मूल कर्तव्य बना दिया। ठीक है, तो देखो जो 10 यानी जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसमें से अच्छे से समझना कि जो पहला मौलिक कर्तव्य है उसमें संविधान के पालन करने और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, जो और देखो ध्वज संहिता अधिनियम भी है 1972 का, 1972 में पारित किया गया था ध्वज संहिता अधिनियम, याद रखना। उसे भी हम इसी में जो मौलिक कर्तव्य पहला है उसी में समझ सकते हैं। देखो दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने से, उच्च आदर्शों विचारों को अपने हृदय में सजोने से है। ठीक है, और देखो तीसरा भी है, तीसरा भारत के बारे में है जो संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने से, उसे अशून्य रखने से। चौथा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देश की रक्षा आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करने से है। और जो 5वां मौलिक कर्तव्य है वो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना के बारे में है। काफ़ी अच्छा है, वो धर्म, भाषा या प्रदेश वर्ग आधारित तो उस सभी भेदभावों से परे है, वो 5वां जो मौलिक कर्तव्य कहता है। और देखो 5वें मौलिक कर्तव्य में ये भी दिया हुआ है कि ऐसी कोई भी प्रथा का त्याग करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध होती है। ठीक है, और देखो छठे में कहा गया है कि सामाजिक गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझने के बारे में, उसका परिरक्षण करने के बारे में। और देखो 7वां मौलिक कर्तव्य कहता है जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके बारे में, यानी वन्य झील, नदी और वन्य जीवों से संबंधित है 7वां। ठीक है, उनकी रक्षा करने से, और क्या बताऊं, प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखने से है 7वां जो है। इसके अलावा जो 8वां मौलिक कर्तव्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में है। देखो इसमें दिया हुआ है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, सुधार भावना, वो सभी 8वें में दिया हुआ है। तो देखो बी तो है इसमें। और देखो फिर 9वां कहता है जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखने के बारे में, हिंसा से दूर रहने में। तो देखो ये सी भी दिया हुआ है। फिर आपका जो 10वां मौलिक कर्तव्य है उसमें भी प्रावधान दिया हुआ है। जो 10वां है उसमें सामूहिक गतिविधियों के बारे में दिया हुआ है, उत्कर्ष की ओर राष्ट्र को निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की ऊंचाई को छूने के बारे में कहता है जो 10वां मौलिक कर्तव्य है। और जो 11वां है उसमें बताया था मैंने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक की आयु जो बच्चों की है उनके लिए माता पिता और अभिभावकों का शिक्षा के अवसर प्रदान करना कर्तव्य बना दिया। ठीक है, तो समझ सकते हो। और देखो ये डी में जो दिया हुआ है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, तो ये मूल कर्तव्य जो पहला है उसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है लोक चुनावों में मतदान, ये कहीं भी नहीं है मौलिक कर्तव्यों में, तो आंसर इसका यही हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। पहला है इसमें गोवा को वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था क्या। दूसरा है इसमें दीव खम्मात की खाड़ी में एक टापू है। तीसरा है दमन और दीव को भारत के संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया।
चौथा है इसमें दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, यानी फ्रांसीसियों का अधिकार था क्या 1954 तक? बताइए क्या जवाब होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। देखो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 क्वेश्चन आपके पॉइंट यानी अच्छे से तैयार कर देते हैं। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट इसमें, पहला ऑप्शन देखो कि गोवा को वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये सही है बिल्कुल। देखो सभी को पता होगा गोवा आज़ाद हुआ था 1961 में, पुर्तगालियों का अधिकार था, यानी पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुआ था 1961 में, और 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो पहला तो सही है। दीव खम्मात की खाड़ी में एक टापू है। देखो दीव के बारे में अगर इंडिया का मैप आपने देखा होगा तो ये खम्मात की खाड़ी में ही पड़ता है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में ही था ये भी। ठीक है, और क्या बताऊँ, इसे 56वें संविधान संशोधन के द्वारा ही गोवा से अलग किया गया था। तो देखो ये दूसरा भी सही है इसमें और तीसरा भी सही है। इसमें क्या दिया हुआ है चौथे में 1954 तक ये फ्रांसीसियों के अधिकार में था, तो देखो ये गलत है। पहले ये गोवा के साथ ही तो था, गोवा से अलग किया गया। जब गोवा से अलग किया, गोवा को भी आज़ाद किया, गोवा से ये संयुक्त था, तो पुर्तगालियों का ही शासन होगा क्योंकि गोवा पर पुर्तगालियों का था, फ्रांस का तो था ही नहीं इस पर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी यही जवाब होगा इसका। देखो 2 पॉइंट और बता दूं मैं शॉर्ट में, जैसे एक हुए पुर्तगाली एक हुए फ्रांसीसी। जैसे पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के अधिकार में तो रहे थे आपके दादरा और नगर हवेली 1954 में आज़ाद हुए, आपका दमनदीप भी 1961 में हुआ, और गोवा और दमनदीप ये 1961 में हुए पुर्तगालियों से आज़ाद, और दादरा और नगर हवेली ये भी पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ लेकिन 1954 में। इसके अलावा जो फ्रांसीसी हुए थे उनसे चंद्रनगर है जो स्वतंत्रता से पहले ही आज़ाद हो गया था, उस पर अधिकार था फ्रांसीसियों का, जो 1940 में आज़ाद किया था भारत ने। कब? 1940 में पुर्तगालियों से। ठीक है, और देखो एक है पांडुचेरी भी ये यूटीज में आती है और ये 1954 में। ठीक है, पांडुचेरी को 1954 में फ्रांसीसियों से आज़ाद किया गया। इसके अलावा कराईकल, माहे, यनम ये सभी 1954 में ही आज़ाद किए गए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन किया गया था? स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और इजी भी है, अधिकतर लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। सबसे पहले जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसका जो मापन किया गया था 1968 में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत की सबसे पहले राष्ट्रीय आय का मापन किया गया था। और देखो इनकी फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसमें किया था और इसमें इन्होंने प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय बताई थी वो 20 रुपये बताई थी। कितनी? 20 रुपये बताई थी दादा भाई नौरोजी ने अपनी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में। प्रति व्यक्ति आय कितनी? 20 बताई थी। और देखो इसमें जो ऑप्शन डी देख पा रहे होंगे VKRV राव, इन्होंने भी आय का निर्धारण किया था, इनके बाद किया था 1925 से 29 के बीच में। इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी वो 76 रुपये बताई थी। कितनी? 76 रुपये इन्होंने प्रति व्यक्ति आय वार्षिक बताई थी, इन्होंने भी आय का निर्धारण किया था। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके दिनांकित में से किस योगदान से माना जाता है? निम्नांकित में से किस योगदान से माना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से माना जाता है? पहला इसमें राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, दूसरा है औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा है खाद्यान्न आपूर्ति, या सभी। यानी बताना है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान की वजह से माना जाता है? कृषि के योगदान की वजह से, बताइए। तो देखो इसका आंसर देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो महत्व है उसके राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न और आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्ति तो समझ सकते हो, इन सभी से योगदान माना जाता है कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में। और एक चीज़ याद रखना, भारत का जो सकल मूल्य अवर्धन है, यानी भारत के सकल मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का अगर योगदान देखा जाए तो वो तकरीबन 18% के आसपास है। कितना? 18% के। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है?
देखो आई कार्ड, ये जो आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड जो होता है, पैन कार्ड को आपने देखा होगा अच्छे से, सभी पर होगा, तो उसी से देख सकते हो, माइंड में दौड़ाओ कि पैन कार्ड कैसा होता है, क्या कुछ होता है, क्या लिखा होता है उस पर। तो वही पूछा है इसमें कि इसका उद्देश्य प्रयोग नहीं किया जा सकता किसके लिए? पते के प्रमाण के लिए, पहचान का प्रमाण के लिए, पंजीकृत करदाता के प्रमाण के लिए, या जन्मतिथि के प्रमाण के लिए? बताइए। देखो पैन कार्ड है वो पहचान का प्रमाण होता है, पंजीकृत करदाता का प्रमाण होता है, जन्म तिथि का भी प्रमाण होता है, लेकिन उस पर पते का प्रमाण नहीं होता है। आपने देखा होगा पैन कार्ड, उस पर कहीं भी कोई पता नहीं लिखा होता है। ठीक है, याद रखना, पते के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है पैन कार्ड का। और पैन कार्ड जो है आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। और पैन का मतलब क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पैन की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, मैं लिख देता हूँ, देखो PAN। P से बनता है इसमें परमानेंट, A से बनता है अकाउंट और N से बनता है नंबर, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ये पते के प्रमाण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आधार कार्ड होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं हम एड्रेस के लिए, उस पर एड्रेस लिखा होता है। लेकिन ये जो पैन कार्ड होता है इस पर आपका व्यक्ति का जन्म तिथि एवं पैन नंबर ये सभी अंकित होते हैं। ठीक है, तो ये सभी सही हो जाएंगे। जो पता है ये नहीं लिखा होता है इस पर। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक जलवायु में भिन्नता का कारण है। देखो अमृतसर एवं शिमला लगभग एक जलवायु में है, नहीं एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी यहाँ की जो जलवायु है उसमें भिन्नता का कारण पूछा है। अमृतसर और शिमला को एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद भी उनकी जलवायु में भिन्नता क्यों पाई जाती है, ये क्या कारण हो सकता है? पहला इसमें उनकी ऊंचाई भिन्नता के कारण, उनकी समुद्र से दूरी की वजह से, तीसरा इसमें शिमला में बर्फबारी की वजह से, या अमृतसर में प्रदूषण की वजह से। बताइए क्या जवाब होगा अमृतसर एवं शिमला में जलवायु में भिन्नता का? तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता की वजह से। यानी अमृतसर और शिमला में जो जलवायु में भिन्नता पाई जाती है उनकी ऊंचाई में भिन्नता की वजह से पाई जाती है। देखो आप ऊंचाई पर जाओगे, ऊंचाई के हिसाब से टेम्परेचर में कमी होती जाती है। अगर आप पृथ्वी से देखा जाए 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो तकरीबन 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी हो जाएगी। और आप अगर 100 मीटर के आसपास ऊपर जाओगे तो तकरीबन 1.6 के करीब डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी हो जाएगी। नहीं, तकरीबन 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी हो जाएगी। दोबारा देख लो इसे, 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी हो जाएगी। अगर आप 165 ऊपर मीटर चले जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना ऊंचाई में भिन्नता की वजह से ये दोनों जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। देखो इसके अलावा जलवायु के बारे में बात करें तो जो अक्षांशीय स्थितियां होती हैं या फिर समुद्र से दूरी के हिसाब से भी जलवायु का निर्धारण किया जाता है। याद रखना जलवायु जो निर्भर करती है अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, इन सभी पर करती है। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? कौन सा एक है जो तीनों से भिन्न है? गौतम बुद्ध, मिलिंद यानी मिनांडर, प्रसेनजीत और बिम्बसार। कौन सा है एक जो समकालीन नहीं है? 3 एक ही टाइम के हैं, यानी सम समय में हुए हैं, एक ही समय के आसपास। देखो इसमें सबसे पहले देखो ऑप्शन डी को, जिसमें दिया हुआ है बिम्बसार। बिम्बसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और ये रहा था तकरीबन 544 से लेकर के 492 तक इसने शासन किया था। ठीक है, काफ़ी फेमस शासक था ये मगध साम्राज्य का। ठीक है, और ये गौतम बुद्ध का महान मित्र और संरक्षक भी माना जाता है। और देखो इतिहास में इसको बिम्बसार को श्रेणिक, इसके अलावा श्रोणिक भी कहा जाता है। ठीक है, और देखो प्रसेनजीत, ये ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है प्रसेनजीत, ये कौशल महाजनपद के राजा थे और बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, तो देखो समझ सकते हो ये भी संबंधित हो गया। बिम्बसार बुद्ध से संबंधित हुआ बुद्ध के टाइम में, और प्रसेनजीत भी बुद्ध के टाइम में थे। लेकिन ये जो मिलिंद यानी मिनांडर दिया हुआ है ये इनके टाइम में नहीं थे। ये किसके समकालीन थे? ये थे मिनांडर जो थे तकरीबन 160 के आसपास थे। ये 160 BC में, 160 से लेकर के 140 ईस्वी
ईसा पूर्व यानी 140 बीसी से 160 बीसी से 140 बीसी के आसपास हुए थे। ये पंजाब में हुए थे, ठीक है, पंजाब पर इन्होंने शासन किया था। तो ये समझ सकते हो मौर्य वंश के टाइम में थे ये। नहीं, मौर्य वंश के बाद हुआ था ये, जो मिनांडर हुआ था ये इंडो ग्रीक आक्रमणकारी था, ठीक है। देखो मौर्य वंश तो तकरीबन 323 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक रहा था, ठीक है। तो ये तो उसके बाद ही हुआ ना, तो समझ सकते हो मिनांडर इन सभी से अलग था। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12, भारत की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सितंबर 2023 में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। भारत की बिजली उत्पादक कंपनी है एनटीपीसी, इसके द्वारा सितंबर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किस स्थान पर? भोपाल, अहमदाबाद, नई दिल्ली और इंदौर। बताइए कौन सा सही जवाब होगा इसका। पहले हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का आयोजन एनटीपीसी के द्वारा किस स्थान पर किया गया है? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया गया है पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का आयोजन एनटीपीसी के द्वारा 2023 में, ठीक है, नई दिल्ली में, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन नंबर 13, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की आधारशिला रखी गई है? सितंबर 2023 में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु में राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की आधारशिला रखी गई है, ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 14, मनत यानी मनाथ जिसे 100 गैपिक्स में विभाजित किया गया है, निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? मनत या मनाथ कह सकते हो, ये किस देश की है मुद्रा जिसे 100 गैपिक्स में विभाजित किया गया है? बताइए। देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो अजरबैजान लिखा हुआ है, अजरबैजान की मुद्रा है, मनत या मनात कह सकते हो। देखो अजरबैजान यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, ठीक है, यूरोपीय देश है वैसे ये, और इसकी राजधानी कहाँ है? बाकू, लिख देता हूँ, बाकू राजधानी है अजरबैजान की, पूछा भी जाता है। और अजरबैजान कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है, याद रखना। देखो इसके अलावा कैस्पियन सागर से रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और ये अजरबैजान, ये पांचों के पांचों देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। दोबारा देख लो, कैस्पियन सागर से रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ये पांचों देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अल्बानिया भी लिखा हुआ है इसमें ऑप्शन सी में। अल्बानिया की मुद्रा का क्या नाम है? लेक, पूछी जा सकती हैं, ये ऐसे ही नाम है, लेक मुद्रा है अल्बानिया की। और अंडोरा कहाँ की मुद्रा है? यूरो। अंडोरा की मुद्रा कहाँ की? अंडोरा की मुद्रा कहाँ, क्या नाम है अंडोरा की मुद्रा का? ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, अंडोरा की मुद्रा है यूरो। और आर्मेनिया की, ये भी आर्मेनियाई दरम है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार निम्न में से किसके संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? मूर्ति देवी सम्मान पुरस्कार जो है, ये साहित्य पुरस्कार किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? मूर्ति देवी, बताइए। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। और देखो इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए, उसके अलावा प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, ये सभी दिए जाते हैं, एक प्रतिमा भी दी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सुल्तान अजलन शाह कप का आयोजन वर्ष 1983 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? जो अजलान शाह कप का आयोजन किया जाता है, इसमें ये किस खेल से संबंधित है? किस खेल के लिए किया जाता है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या गोल्फ? तो देखो अजलान शाह जो कप है ये हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1983 से ये खेला जा रहा है, ठीक है। और इस कप का नाम भी पूछा जा सकता है, किस वजह से पड़ा? तो एक मलेशिया के राजा हुए थे जिनका नाम था अजलान शाह, उसी के नाम पर पड़ा था ये सुल्तान अजलान शाह कप,
ठीक है, और ये मलेशिया में ही होता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो देखो बिल्कुल ठीक है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दूसरा है इसमें, पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1974 में नागपुर में मनाया गया। क्या पहला हिंदी दिवस 1974 को नागपुर में मनाया गया? तो देखो बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं। और इतना भी समझ लो कि जो पहला हिंदी दिवस, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था वो भी नागपुर में ही हुआ था। ठीक है, और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो दोनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है पर्वत श्रृंखला अरावली, जो भारत में पड़ती है, स्पेशली राजस्थान में। तो वही पूछा है इसमें, कौन से कथन इससे संबंधित सही नहीं है। पहला देखो, यह श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान एवं दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। तो देखो अरावली के बारे में ये पहला कथन कि यह श्रेणी जो है पालनपुर जो गुजरात में पड़ता है वहाँ से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक है, और इसकी कुल लंबाई है तकरीबन 800 किलोमीटर। तो यह पहला सही है अरावली से संबंधित। दूसरा है, यह पूरा कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट नीस तथा शिष्ट शैलों से निर्मित है। तो देखो ये भी सही है। तीसरा देखो इसमें कि इसके पश्चिम की ओर की प्रमुख नदी बनास है, जो चंबल की सहायक नदी है। क्या देखो चंबल तो इसके पूर्व साइड में पड़ती है, ठीक है, और फिर इसके पश्चिम में बताई बनास, तो क्या चंबल की सहायक हो जाएगी? जब बीच में पर्वतमाला आ रही है तो दूसरी नदी की सहायक कैसे हो जाएगी? तो उसी हिसाब से समझ सकते हो। ये दोनों तो गलत है। जैसे मान लो, जैसे मैं देखो सामने बना रहा हूँ, मान लो ये पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर प्रवाहित हो रही है चंबल और यहाँ है बनास, ये जो इसमें दी हुई है बनास, ठीक है, तो इसकी सहायक कैसे हो जाएगी? ये तो दोनों अलग अलग हुई ना। ये तो बताया मैंने आपको इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि इसके पश्चिम में, उस हिसाब से बीच में अरावली आ गई। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, ये जो बनास है ये अरावली के पश्चिम में नहीं है, ये पूरब में है। वैसे ये बनास तो इसकी सहायक ही है चंबल की, लेकिन मैंने इस ऑप्शन के हिसाब से बताया था कि जब पश्चिम की ओर बनास बहती है, बीच में चंबल है, तो उसकी सहायक कैसे हो जाएगी? स्टेटमेंट गलत करने के लिए बताया मैंने, ठीक है। लेकिन याद रखना ये चंबल की सहायक नदी है बनास, और जब बीच में अरावली नहीं है, इसके अरावली के पूरब साइड में है बनास, यानी दोनों नदियां इसके पूरब में पड़ती हैं और पश्चिम में पड़ती है अरावली, ठीक है। तो इस हिसाब से। चौथा देखो इसमें, अलवर के निकट इसे हर्षनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। हर्षनाथ पहाड़ी के नाम से, अलवर के निकट इसे हर्षनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है अरावली को। तो देखो ये भी ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था? मौर्य प्रशासन का कौन सा अधिकारी था जो हिस्सा नहीं था? युक्त, अग्रहारिका, रज्जुक, प्रादेशिक। कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था? तो देखो इसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है अग्रहारिका, ये मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था। अग्रहारों को करों से छूट प्राप्त थी, ठीक है, ये प्रशासनिक छूट प्राप्त थी इन्हें करों से। और देखो अग्रहार जो होते थे प्राय ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी। अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि होती थी, ठीक है। और देखो ऑप्शन ए में युक्त है, ये जिला अधिकारी होता था, ठीक है। और रज्जुक राजस्व विभाग के साथ साथ न्यायिक कार्य भी करते थे। और देखो प्रादेशिक, ये भी पूछे जाते हैं, ये प्रादेशिक जो थे प्रभाग का मुख्य अधिकारी था, ठीक है। तो ये भी सही हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को निम्न में से किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया था? बंगाल और बिहार को अकबर के द्वारा किस वर्ष मिलाया गया था? 1590, 1575, 1576 या 1572? देखो अकबर के द्वारा बंगाल तथा बिहार को 1576 में मिलाया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, काफ़ी फेमस है। अकबर के सेनापति मानसिंह ने, मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप, उसको पराजित किया था, ठीक है। 1556 में अकबर मुगल साम्राज्य का बादशाह बना था, ठीक है। मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना था? 1556 में अकबर, और 1605 तक रहा था ये, ठीक है। 1582 में इसने दीन इलाही धर्म भी चलाया था, काफ़ी पूछा जाता है दीन इलाही,
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा स्पीड से देखेंगे, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है। देखो, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या लाल किला? देखो, हुमायूं का मकबरा जो है इसमें ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है दिल्ली में स्थित है, ये भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। इसको बनवाया किसने था? अकबर की सौतेली माँ या हाजी बेगम, सौतेली माँ थी, नहीं वो बेगम थी उसकी, हाजी बेगम, सौतेली माँ थी, उसका नाम था हाजी बेगम, उसकी देखरेख में हुआ था इसका निर्माण, ठीक है, और 1564 के आसपास हुआ था उसका। सौतेली माँ थी हाजी बेगम, ठीक है। और इस मकबरे की बात की जाए तो देखो, ईरान के वास्तुकार थे मीरक मिर्जा ग्यास, उनके द्वारा तैयार किया गया था। इसके वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा ग्यास, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लाल किला कहाँ है? लाल किला भी दिल्ली में है, दिल्ली का शाहजहां ने बनाया, आगरा का अकबर ने बनाया लाल किला, ठीक है। कुतुब मीनार भी दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्टिंग की, इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण किया। अब आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 22। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताना है क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है, या कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है, या कार्बन डाइऑक्साइड संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, या कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का जो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका महत्वपूर्ण कारण ये है ऑप्शन डी, कि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा टेम्परेचर को बढ़ाने में और भी गैसों का योगदान है, जैसे मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके अलावा क्लोरोफ्लोरो भी है, ठीक है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? कौन सा इसमें से तत्व समूह है जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारण है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। कौन सा तत्व समूह है जिसकी वजह से देखा जाए तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का मूल कारण माना जाता है, यानी जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है? कौन सा है इसमें? तो देखो, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को। याद रख लेना, तत्व समूहों में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी ठहराया जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए। धवल या सफ़ेद कह सकते हो, दूध का जो सफ़ेद रंग है वो किस वजह से होता है सफ़ेद? लैक्टोस, एल्यूमिन, कैरोटीन या केसीन? बताइए। देखो, दूध का जो सफ़ेद कलर होता है ना, दूध में एक प्रोटीन होती है कैरोटीन, या इसे केसीन भी कह सकते हो, इसी की वजह से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो, भैंस के दूध में देखा जाए तो जो कैरोटीन प्रोटीन होती है, ये विटामिन ए में परिवर्तित हो जाती है, और इसी वजह से जो भैंस का दूध का रंग है वो सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है, कैरोटीन प्रोटीन की वजह से। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन विटामिन के संबंध में सही नहीं है? विटामिन के, इसी की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, याद रखना। रक्त के थक्के के लिए काफ़ी जिम्मेदार विटामिन है के। ऑप्शन ए है, यह रक्त के जमने के लिए अनिवार्य होता है। इसमें यह पूछा है कौन सा सही नहीं है इसमें। तो देखो, पहला तो बिल्कुल सही है, रक्त के थक्के को जमने के लिए इसका होना अनिवार्य है। यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है यकृत में विटामिन के, तो बिल्कुल सही है। इसका रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन है, तो देखो ये भी ठीक है विटामिन के का।
ऑप्शन डी में देखो, सूखा रोग, कुंडित, ग्रंथि वृद्धि, पेशीय कमजोरी इस विटामिन के कारण होते हैं क्या? बताओ, इस विटामिन के कारण होते हैं क्या? ये तो विटामिन डी के कारण होते हैं, यानी विटामिन डी की वजह से होते हैं ये सभी जो रोग होते हैं, सूखा रोग, कुंठित वृद्धि, पेशीय कमजोरी, ये सभी विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यही गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 26, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज। देखो, क्लोरोफिल या फिर इसे पर्णहरित कह सकते हो, इसमें मैग्नीज तत्व जो है ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखना। और देखो, इसी की सहायता से जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना जो भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल जो है का गठन देखा जाए तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। ठीक है, तो इसका सबसे सूटेबल आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, कभी कभी एक जीन दो या दो से अधिक दोबारा देखो, कभी कभी एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, या निम्न में से क्या कहलाता है? कभी कभी एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह निम्न में से क्या कहलाता है? असंगजन, बहुप्रभाविता, बहुगुणिता या बहुपट्टता? बताइए। तो देखो, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बहुप्रभाविता। यह कहलाता है बहुप्रभाविता, ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस सिद्धांत या अवधारणा पर आधारित पाया जाता है? डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस सिद्धांत या अवधारणा पर आधारित पाया जाता है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंट एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या उपयुक्त सभी? देखो, डार्विनवाद जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन 1831 में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है उसके द्वारा किया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो सभी जीवों में जो संतानोत्पत्ति है की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, इसने बताया था डार्विनवाद ने। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना। तो ये इसमें ये जो देखा जाए तो प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस सिद्धांत अवधारणा पर आधारित पाया जाता है? तो ये ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंट एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बेकिंग सोडा के संबंध में सही नहीं है? बेकिंग सोडा, बताइए। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। देखो, इसी को खाने का सोडा कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है पहला, सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। NaHCO3 कहते हैं इसे। इसका बेकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, याद रखना। और देखो, पेट की अम्लीयता को दूर करने में यह सहायक होता है। यह पेट की अम्लीयता को दूर करने में बेकिंग सोडा जो है ये सहायक होता है, तो बी भी सही हो जाएगा इसका। इसका उपयोग आचार के परिरक्षण एवं साबुन बनाने में होता है क्या? देखो, आचार के परिरक्षण में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं होता है, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ये गलत है। डी देखो, इसमें यह अग्निशामक यंत्रों के लिए उपयोगी होता है, ये भी ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों दी जाती है? हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता क्यों दी जाती है जो गुब्बारे होते हैं उनमें? देखो, क्या ये हीलियम है हाइड्रोजन की अपेक्षा सस्ता होता है, या अपेक्षाकृत कम घना होता है, या अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, या वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है? बताइए। हीलियम।
देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपेक्षाकृत कम घना होता है हाइड्रोजन के मुकाबले। ठीक है, देखो आपको बताऊं, इसको हाइड्रोजन के मुकाबले हीलियम को वरीयता क्यों दी जाती है, क्योंकि यह हाइड्रोजन के अपेक्षा कम घना होता है। हीलियम हल्की और इसके अलावा अज्वलनशील गैस भी है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होती है, महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है। ठीक है, सबसे अधिक ज्वलनशील हाइड्रोजन होती है, अत्यधिक। नेक्स्ट देखते हैं अब, निम्नलिखित में से 3 समाचार पत्रों में सर्वनिष्ठ तत्व क्या है। 3 समाचार पत्रों में से देखा जाए तो सर्वनिष्ठ जो तत्व क्या है। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया, ज्ञान प्रकाश, हितवाद। अब बताओ इसमें से कौन सा है समाचार पत्रों में जो सर्वनिष्ठ तत्व है। देखो आपको सर्वनिष्ठ तत्वों के बारे में बताऊं, ये जो सर्वनिष्ठ तत्व थे ये भारत सेवक समाज के द्वारा व्यक्त किए गए नरम विचारों के समाचार पत्र थे। किसके द्वारा? भारत सेवक समाज द्वारा व्यक्त किए गए नरम विचारों के समाचार पत्र थे। ठीक है, तो देखो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में पुणे में एक भारत सेवक समाज, या इसे कह सकते हो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। ठीक है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक समाज भी कह सकते हो 1905 में। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लो, ये जो दिए हुए हैं, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया, द ज्ञान प्रकाश, हितवाद। तो पहले इसके ये ऑप्शन देखो, पहला है इसमें, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निकाले गए समाचार पत्र थे, ये नहीं थे। ये समाजवाद के भावाधीन समाचार पत्र थे, तो ये भी नहीं थे। तीसरा देखो मैंने बताया ये भारत सेवक समाज द्वारा व्यक्त नरम विचारों के समाचार पत्र थे, तो देखो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। लेकिन और बताऊं मैं आपको कि जैसे ये भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना की गई थी जिससे नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, इसलिए इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और इसका उद्देश्य सामाजिक एवं मानव विकास को प्रोत्साहित करना भी था, भारत को स्वतंत्रता हेतु तैयार करना भी था। भारत सेवक समाज द्वारा व्यक्त विचारों का जो प्रचार था, द सर्वेंट ऑफ इंडिया, ज्ञान प्रकाश, इसके अलावा हितवाद, ये जो समाचार पत्र थे इन सभी के माध्यम से किया गया था। ठीक है, भारत सेवक समाज द्वारा जो व्यक्त विचारों का प्रसार था या प्रचार था, द सर्वेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा ज्ञान प्रकाश, हितवाद, ये समाचार पत्र थे, इनके माध्यम से किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही ये जो समाचार पत्र थे, द सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया, ज्ञान प्रकाश, इसके अलावा ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है ये हितवाद, ये सभी समाचार पत्र इन्हीं के माध्यम से किया गया था, विचारों का प्रचार जो है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना है इसके बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में देखा जाए तो वायुमंडल में सबसे कम है। किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है। देखो ठोस, द्रव और गैस के बारे में मैं 3 पॉइंट बता रहा हूं आपको। ठोस के बारे में समझ लो, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आकार यानी द्रव का जो है आयतन अनिश्चित होता है, आकार जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का बन जाता है उसका, द्रव का नहीं। इसे दोबारा समझो, दो द्रव जो है, द्रव का जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, यानी मान लो 1 किलो के पदार्थ में रखोगे आप तो वही आकार पकड़ लेगा। ठीक है, 1 किलो आयतन का। अगर आप उसे छोटे बर्तन में रखोगे तो उसका आकार ले लेगा, बड़े में रखोगे तो बड़े का ले लेगा। कह सकते हो कि द्रव का जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। और गैस जो होती है, गैस का न आयतन निश्चित होता है न आकार निश्चित होता है। ठीक है, तो सही। अब इसमें देखो किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम होती है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखो सबसे अधिक तो नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद पाई जाती है ये ऑक्सीजन, और इसमें आर्गन तीसरे स्थान पर आ जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का, कार्बन डाइऑक्साइड की जो आयतन के हिसाब से मात्रा देखी जाए तो वायुमंडल में इन चारों में सबसे कम है। देखो तकरीबन 78% के आसपास तो पाई जाती है नाइट्रोजन,
और तकरीबन 20-21 यानी 20.9 के करीब पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन। आर्गन भी पाई जाती है, तकरीबन 1% से कम है थोड़ी, 0.93% के आसपास है आर्गन। और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा है 0.003% के करीब है। ठीक है, 0.04 के आसपास हो चुकी है, ये समझ लेना। लेकिन ये लिखी तो अभी भी यही जाती है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। और देखो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाई जाती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है? पहला है इसमें, रॉलेट एक्ट के सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। देखो इस पहले ऑप्शन के बारे में देखो कि एक सेकंड, कि रॉलेट एक्ट के सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। देखो रॉलेट एक्ट के बारे में बताऊं, 10 दिसंबर 1917 को ब्रिटेन में एक कमेटी बनाई गई थी और उसकी अध्यक्षता की गई थी सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। ठीक है, और इसी कमेटी से ये भी कहा गया था कि हमें बताइए जो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस कमेटी ने फिर 15 अप्रैल 1918 को एक रिपोर्ट सौंप दी थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो एक कानून बनाया गया था और उसमें यह प्रावधान था कि कोई भी क्रांतिकारी घटना होती है तो उसे बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी और बिना मुकदमा चलाए सजा दे दी जाए। ठीक है, उसके तहत यानी कोई क्रांतिकारी घटना होती है तो उस क्रांतिकारी को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जाए और फिर बिना मुकदमा चलाए उसको सजा दी जाए। और फिर ये 18 मार्च 1919 को कानून पास हुआ था और ये कहलाया था फिर रॉलेट एक्ट, क्योंकि इसकी अध्यक्षता सिडनी रॉलेट के द्वारा की गई थी। और इसी कानून को भारत में ब्लैक लॉ या काला कानून कहा गया और इसी को कहा जाता है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून। ठीक है, और देखो ये जो 1919 का रॉलेट एक्ट था इसी के विरोध में 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को विरोध प्रदर्शन करने में गिरफ्तार किया गया था पलवल रेलवे स्टेशन से पहली बार। ठीक है, कहाँ से? पलवल से गिरफ्तार किया गया था महात्मा गांधी को पहली बार। और देखो उस टाइम देखा जाए तो पंजाब का जो उप गवर्नर था वो कौन था? जनरल डायर था, जिसने पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया था। और फिर 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में एक जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व कर रहे थे उसमें सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। और देखो अंग्रेज, जिसके कारण अंग्रेज सरकार के द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था फिर, और इनकी गिरफ्तारी की वजह से फिर देखो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक जनसभा बुलाई गई थी और उसी जनसभा पर जनरल डायर ने ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी थी, ये तो सभी को पता ही होगा। और उसी घटना को कहते हैं जलियांवाला कांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी बैसाखी के दिन। और देखो इसी से आहत होकर के फिर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर और नाइटहुड की जो उपाधियां थी वो लौटा दी गई थी। और इसके दबाव में फिर देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने एक हंटर कमेटी भी बनाई थी जो 1 अक्टूबर 1919 को बनी थी और इसकी जांच करने के लिए बनी थी ये समिति। और इसी समिति के तहत देखा जाए तो वो जो डायर था उसको हटा करके ब्रिटेन बुला लिया गया था। और उससे देखो ब्रिटेन सरकार के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि और दी गई थी, यानी इंडिया के लोगों को कितना और आहत किया कि ब्रिटेन में जाकर के जनरल डायर को ब्रिटेन का शेर कहा गया था, समझ सकते हो। ठीक है, फिर देखो आगे चल के फिर भारत के सैन्य जिसका नाम था उधम सिंह, उसने 1940 में जाकर के जनरल डायर की इंग्लैंड में ही जाकर के हत्या की थी। ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा, मैंने कहानी के रूप में समझा दिया आपको। अब देखो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल। दूसरा देखो, अब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक को गठित किया गया था, ये भी ठीक है। ठीक है, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो देखो ये तीसरा भी सही है। देखो भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में एक नौजवान सभा की भी स्थापना की थी, उसमें सहयोग किया था छबिलदास और यशपाल ने। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था 1924 में, जो कानपुर में बना था, उसमें सचिंद्र सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास रहे थे। ठीक है, और इसी संगठन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड भी किया गया था, वो भी पता होगा। लेकिन HSRA यानी जो HRA जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसी में एस वर्ड लगा दिया था
भगत सिंह ने, जो बन गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना की थी 1928 को। ठीक है, HRA में एस लगा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, तो नौजवान सभा का भी इसमें विलय कर दिया गया था। तो समझ सकते हो भगत सिंह इसमें HSRA में संस्थापकों में से एक थे। तो ऑप्शन सी भी इसका सही हो जाता है। अब देखो डी, वर्ष 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ। जो 1931 में कराची का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, क्या गांधी इरविन समझौते का उसमें विरोध हुआ था? देखो ये गलत दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये गलत है। ये गलत क्यों है? देखो जो 1931 का कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया था, ना कि उसमें विरोध किया गया था। और उसमें पूर्ण स्वराज के जो लक्ष्य था उसको पुनः दोहराया भी गया था। और इसकी अध्यक्षता भी बता दूं, 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और इसमें इन्होंने मौलिक अधिकारों और आर्थिक विकास के संकल्प को भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? CAG की नियुक्ति, CAG की। इसका प्रावधान है आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक संविधान में। ठीक है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये पूछा है इसमें। देखो भारत के CAG की यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति के जो द्वारा की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और देखो इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, या फिर ये समझ सकते हो या तो 6 वर्ष पहले हो जाएं या 65 वर्ष पहले हो जाएं, जो पहले हो जाएगा तब तक रहेगा ये CAG जो होगा। और देखो इसकी नियुक्ति, शपथ या फिर सेवा की शर्तों की जो चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में की गई है? आर्टिकल 48 में, 148 में। ठीक है, तो याद रखना CAG जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है कि नहीं रहता है ये बता दो मुझे आप। तुम थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे इसमें, बताइए। नहीं, वो तो शायद अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है आर्टिकल 76 में, जो प्रसाद पर्यंत रहता है, जिसको वेतन जो रिटेनर कहते हैं राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हाँ समझ गया। देखो ये जो CAG होता है ना आर्टिकल 148 में, ये 148 से 151 तक होता है। और ये इसको जो हटाया जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही हटाया जाता है। ठीक है, तो समझ सकते हो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का, परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, CAG की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नांकित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का उद्देश्य कौन सा नहीं है? पहला इसमें सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, दूसरा इसमें एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो देखो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताऊं, आप सभी को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये संविधान के भाग 4 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इनका उल्लेख है। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में। और इनका जो वो है क्या बोलते हैं, इनका उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का सामाजिक आर्थिक और न्याय को सुनिश्चित करना भी है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना भी है। लेकिन ये धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, आंसर डी है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? पहला देखो, विनय पत्रिका के रचयिता केशव दास हैं। देखो ये पहला ही गलत है, ये तो पढ़ी होगी आपने। विनय पत्रिका जो लिखी गई थी ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी, ना कि ये केशव दास के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। देखो तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था ऐसा कहा जाता है, और 1623 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में जन्म माना जाता है इनका, बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में। और ये सम्राट जो अकबर थे उसके समकालीन थे, और ये राम के भक्त भी थे। रामचरितमानस भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। इनके अलावा गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये सभी इन्हीं के द्वारा रचना की गई थी तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, देखो ऑप्शन बी इसका जो है गीतावली तुलसीदास की रचना है, ये भी ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता,
ठीक है। तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास मुगल सम्राट के अकबर के समकालीन थे। सूरदास की प्रमुख पुस्तक साहित्य लहरी तथा सूर सारावली है, तो ये भी ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखो सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है और टेम्परेचर भी अधिक होता है। ये समझ सकते हो, जिस क्षेत्र में जो वर्षा होती है तकरीबन 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, उस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इसके सब नाम में ही देख पा रहे होंगे सदाबहार, यानी ये हर टाइम पूरे 12 महीने पूरी साल ये सदाबहार यानी हरे भरे रहते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हो सदाबहार जो वन पाए जाएंगे। देखो ये पश्चिमी घाट है, इस पर भी काफ़ी वर्षा होती है, पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। जो पूर्वोत्तर मेघालय का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, और भी सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे अमेजन वर्षा वनों में पाए जाते हैं। तो समझ सकते हो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होती है उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। जैसे पश्चिमी घाट है, शिलोंग का जो पठार है, इसके अलावा भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी काफ़ी होती है, वहाँ भी पाए जाते हैं। और देखो इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो भी पूछे जाते हैं, काफ़ी कठोर लकड़ी के वृक्ष होते हैं इनमें। ठीक है, जैसे एक होता है महोगनी, ये भी काफ़ी महोगनी, ये भी वृक्ष इसी में पाया जाता है। एक आबूनस है, एक सिनकोना का वृक्ष भी है, तो इसी में पाए जाते हैं। तीनों याद कर लेना, महोगनी, आबूनस और सिनकोना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा से होता है। राज्यों के निर्वाचित सदस्यों का जो निर्वाचन है राज्यों की विधानसभा से होता है। दूसरा है भारत के संविधान में राज्यसभा में नामित सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति का प्रावधान है। दोबारा देख लो, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का जो निर्वाचन है राज्यों की विधानसभा से होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। तो देखो पहला सही है, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन है वो राज्यों की विधानसभा से होता है। और देखो ये जो अधिकतम संख्या हो सकती है विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अगर 300 हैं विधानसभा में सदस्य तो ये 300 का 1/3 करोगे तो 100 से अधिक नहीं हो सकती है, याद रखना, ये भी पॉइंट है। दूसरा देखो भारत के संविधान में राज्यसभा में नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का प्रावधान है। भारत के संविधान में राज्यसभा में नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का प्रावधान है। तो देखो इसमें ये दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा देख लो, इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः उसका राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक हो जाता है। तो देखो ये गलत है, भले ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है लेकिन राज्यसभा का वो सदस्य कभी भी नहीं होता है, याद रखना, कभी भी नहीं होता है। इसी वजह से जो संयुक्त बैठक होती है उसकी ये अध्यक्षता नहीं कर सकता है। कब, जब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो या उपाध्यक्ष लोकसभा का वो भी अनुपस्थित हो, और तो और जो राज्यसभा है उसका उपसभापति भी अनुपस्थित हो। तो ये तीनों ही करते हैं वैसे तो, अगर ये तीनों ही अनुपस्थित होते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा एक सांसद को नामित किया जाता है, वो करता है। और उपराष्ट्रपति ये सभापति इसलिए नहीं करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और देखो इसमें चौथा देखो, राज्यसभा के प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसी राज्य का होना चाहिए जहाँ से वह प्रत्याशी बन रहा है, तो ये भी ठीक है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय का गठन वर्ष 1950 में हुआ था क्या। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। देखो ये बिल्कुल पहला जो है बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। और देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वर्तमान में देखा जाए दिल्ली में स्थित है, और ये अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, और इसमें एकीकृत व्यवस्था को भारत सरकार जो अधिनियम है न्यायालय की एकीकृत जो व्यवस्था है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, तो ये भी ठीक है इसका। अब देखते हैं तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय यानी अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो देखो ये भी ठीक है। चौथा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये गलत है। देखो आंसर इस तरह से किया करो, अब ये दोनों ऑप्शन है सी और डी एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं, तो या तो इसमें से एक सी सही होगा या डी सही होगा। तो इतना तो निश्चित है कि आंसर इस क्वेश्चन का सी और डी में से ही होगा। ठीक है, तो समझ लो जब सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ करके अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो उसमें फिर यह कैसे आ जाएगा कि यह कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये चौथा इसमें गलत हो जाएगा। आंसर भी यही है इसका ऑप्शन डी।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित की गई बुक्सा बाघ परियोजना यानी बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित की गई बुक्सा टाइगर परियोजना या फिर ये समझ लो बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो देखो बुक्सा जो बाघ परियोजना है या बुक्सा टाइगर जो रिजर्व है ये दार्जिलिंग के पास पड़ता है और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अधिकतरों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि दार्जिलिंग असम में पड़ता है, लेकिन याद रखना पश्चिम बंगाल में पड़ता है और चाय के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है। और देखो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुर एक उपमंडल है उसमें स्थित है ये बुक्सा टाइगर जो रिजर्व है। 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? लिख देता हूँ 1992 में, याद रखना। और देखो चलो इतना ही रहने दो, और क्या बताऊं इसमें। निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं थी? निम्नलिखित वस्तुओं में से देखना है कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं थी? तिलहन, चावल, गेहूं और दालें। बताइए। देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया था। कब? लिख लेना इसे, 2007 में, अक्टूबर में 2007 में प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को। और इस मिशन के अंतर्गत देखा जाए तो तिलहन की जो फसल है इसको इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा जो चावल है, गेहूँ है और ये दालें हैं ये सभी इसमें शामिल थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलहन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह थी? स्वाधीन भारत की जो औद्योगिक नीति है वो किस वर्ष घोषित की गई थी? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948। यानी स्वतंत्र भारत की जो औद्योगिक नीति है वो 1948 में घोषित की गई थी। और भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 43। तो देखो इसका सही जवाब होगा ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 और 182 अभिसमय हैं ये बाल श्रम से संबंधित हैं। किससे? बाल श्रम से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। देखो एक चीज़ और याद करना, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसकी स्थापना की गई थी 11 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना की गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 है। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर का कौन सा शासक है जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय या सालुब नरसिंह? बताइए। देखो विजयनगर साम्राज्य पर चार वंशों ने शासन किया, जैसे संगम पहला हुआ, दूसरा हुआ सालुब, तीसरा तुलुब और चौथा हुआ अरविहु वंश। और देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में की गई थी। ठीक है, याद रखना। तो देखो इसमें यह पूछा है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, क्वेश्चन नंबर 44 में। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम ने भेजा था और 1374 में भेजा था। 1374 में। ठीक है, 1374 में भेजा था इसने, याद रखना। 1374 में बुक्का प्रथम ने चीन में अपना एक राजदूत भेजा था। और इसकी फिर मृत्यु हो गई थी तकरीबन 1977 के आसपास हो गई थी, 3-4 वर्ष बाद ही। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। अनुच्छेद देखना है किससे किसके मध्य की गई है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना। देखो केंद्र और राज्यों के जो आर्थिक संबंध हैं उसके बारे में देखना है आपको।
देखो अपने संविधान में पढ़ा होगा, जैसे संविधान में भाग 11 और 12 हैं वो पढ़े होंगे, तो उसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में उल्लेख किया हुआ है। जैसे 3 प्रकार के संबंध बताए हैं उसमें। एक विधायिक संबंध है जो आर्टिकल 245 से 255 तक है, वो भाग 11 में है। उसके अलावा जो प्रशासनिक संबंध है आर्टिकल 256 से 263 तक हैं, वो भी भाग 11 में ही आते हैं। लेकिन जो वित्तीय संबंध हैं आर्टिकल 264 से लेकर के वो फिर 300 तक चलते हैं, तो वो आर्टिकल संविधान के भाग 12 में आते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है इसमें केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य जो आर्थिक संबंध हैं उसकी विवेचना के बारे में पूछा है। तो देखो ये जो आर्थिक संबंध है ये भाग 12 में ही आएंगे, और ये समझ सकते हो ये आर्टिकल जो 268 है उस 268 से लेकर के 81 तक इसका उल्लेख किया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना। देखो वित्त आयोग के बारे में बता दूं, वित्त आयोग का प्रावधान है आर्टिकल 280 में, और राज्यों में 243 आई है। राज्यों के लिए जो वित्त आयोग है वो आर्टिकल 243 आई, और केंद्र के लिए वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? आर्टिकल 32, 40, अनुच्छेद 48 या 51? पंचायतों के बारे में पूछा है, तो देखो पंचायतों से संबंधित तो आर्टिकल 40 है। कौन सा है? 40। 32 तो जो रिटें यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इसको संविधान का हृदय और आत्मा कही गई है। और ये जो 48 है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 51 है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। 48 जो कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं उसके विकास से संबंधित है, आर्टिकल 48। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घास को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? दोस्तों देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, अच्छे लेवल के भी हैं, तो एग्जाम में इसी लेवल के आते हैं। देखो इजी क्वेश्चन पढ़ने में तो मज़े आते हैं उसमें, यानी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में इजी क्वेश्चन में। जो अच्छे लेवल के होते हैं थोड़ी बोरिंग फील होती है, लेकिन आपके जो मेरिट में जो नंबर लाने के लिए क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं। यानी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे आप तो आपको आपकी तैयारी अच्छी होगी। इजी तो सभी कर लेते हैं ना। तो देखो बताओ इस क्वेश्चन को, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? पहला है इसमें कीटों एवं कवकों के कारण, दूसरा है सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, तीसरा है जल की सीमाओं एवं आग के कारण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47। किसकी वजह से घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? देखो इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं मैं आपको कि जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में घास को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। याद रखना, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में घास को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। तो ये कोई भी कारण नहीं होगा। जब नहीं किया जाता है तो ये ना तो कीटों एवं कवकों के कारण, ना ये सभी, तो समझ सकते हो ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो एक चीज़ याद रखना कि जो अनुक्रमण है समय के साथ साथ एक ही स्थान और आस पर लंबे समय तक चलने वाला अचक्रीय परिवर्तन है। अचक्रीय, याद रखना, चक्रीय नहीं, अचक्रीय। समय के साथ साथ एक ही स्थान और आवास पर लंबे समय तक चलने वाला अचक्रीय परिवर्तन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो देखो इसका सही जवाब होगा आर माधवन को। किसको? आर माधवन को। ऑप्शन सी सही है। आर माधवन को 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जुलाई 2023 में जारी की गई ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है?
दोस्तों प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता हो, क्वेश्चन अच्छे समझ में आते हो, कुछ यूजफुल क्लास लगती हो तो शेयर किया करो। मैं कहना भूल जाता हूँ, लेकिन आपका फर्ज बनता है खुद ही करना, शेयर भी करना दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और आंसर भी दिया करो कमेंट में। देखो 49 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में जारी की गई ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है। देखो सर्वाधिक जो बाघ हैं भारत में, ये रिपोर्ट जारी की गई है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की। इसके अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक बाघ किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। याद रखना ऑप्शन डी इसका सही होगा। देखो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश के बाद देखा जाए कर्नाटक है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, तो इन सभी राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। और देखो विश्व के तकरीबन 70%, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, 70% जो बाघ हैं भारत में पाए जाते हैं विश्व के। ठीक है, याद रखना। और देखो चीता जो है, चीता को पहले ही विलुप्त घोषित किया जा चुका था भारत में, 1952 में किया जा चुका था। ठीक है, 1952 में। अब ये नामीबिया से लाए गए थोड़े दिन पहले ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50, भारत में एक लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्टल का प्रारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जून 2023 में किया गया है? भारत में एक लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्टल का प्रारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जून 2023 में किया गया है? 23 में। प्रीति, सुरुचि, अगन्या या नंदी, किस पोर्टल का प्रारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया है? किसके लिए? भारत में एक लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है और देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नंदी, नंदी पोर्टल को। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 17 कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।